तो क्या कभी कोई ऐसा केस आपने फेस किया जहाँ से पता चला हो कि ये केस जो है ब्लैक मैजिक की वजह से है? हाँ, बहुत बार मेरे पास एक केस आया। उसमें क्या था कि काफ़ी टाइम हो गया था शादी हुए हुए। जब भी उन्होंने चाहा कि उनके घर में बच्चा हो, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली। मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब आकाशिक किया तो आकाशिक के दौरान कुछ चीज़ें समझ में आई। अब मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या थी। जो वो शादी की जो रस्में हो रही थी, तो होता है ना कि हेयर ट्रीटमेंट करवाया जाता है या फिर हेयर कलर कराया जाता है, तो कुछ बाल टूट जाते हैं। दुल्हन थी, जो मेरी क्लाइंट थी, उनके बालों को कलेक्ट करके एज़ अ डीएनए जो होता है, वो अपने पास रखा। अब उन्होंने ये बाल और ये नेल्स जो थे, ये किसी तांत्रिक को दिए। तो ये अरे! आपको आकाशिक पता ये चला। आकाशीय में पता चला। ये जब भी कोई तांत्रिक वगैरह करते हैं, खासकर काला जादू करते हैं, तो उसमें डॉल बनाई जाती है। तो उस डॉल में क्या किया था कि उसके अंदर वो नेल्स जो थे लड़की के, उनको उस डॉल में ही चुभाया और लोअर एब्डोमेन साइड में ही किया गया, ताकि उसकी जो बच्चेदानी है, उसमें वो चुभ जाए। उसके साथ जो तंत्र विद्या की गई और फिर जो बाल थे, बालों को पूरा उसके ऊपर लपेटा गया, ताकि वो अपनी जो सृजना है, वो ना कर सके, यानी बच्चे को जन्म ना दे सके। इसीलिए अव्वल तो बच्चा टिकता नहीं था और या फिर एकदम मिसकैरेजेस हुए थे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज के हमारे गेस्ट आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मिस्टर गुरप्रीत सिंह अरोड़ा। बहुत सारे पॉडकास्ट हम इनके साथ कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने हमें पास्ट लाइफ क्या होता है, आकाशिक क्या है, एस्ट्रो ट्रेवल क्या है, इन सब के बारे में जानकारी दी है। आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या इन सब मॉडलिटीज के ऊपर जब इन्होंने काम किया, तो क्या इनके पास कोई ब्लैक मैजिक के केसेस आए, और अगर आए तो किस तरह के केसेस थे। आज हम इनके इनके साथ उनकी केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो सर। हेलो, हाँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। हमने पिछली बार जब आप आए, हमें बताया पास्ट लाइफ के बारे में या काशी कैस्टल ट्रैवल करा के बारे में बताया। जब भी आप आकाशिक करते हैं या एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान जब भी आप परेशानियों को जानते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा केस आपने फेस किया जहाँ से पता चला हो कि ये केस जो है ब्लैक मैजिक की वजह से है? हाँ, बहुत बार। तो बताइए कुछ। क्या जानना चाहती हैं आप? कि आपके पास कोई आया व्यक्ति आ रहा है या कुछ भी जो भी आपके पास आ रहे हैं क्लाइंट वगैरह, तो जब आपके पास पहुंचते हैं तो किस तरह की परेशानी को लेके पहुंच रहे हैं, और क्या उसका जो रूट कॉज है वो आपको किस तरह से पता चलता है? देखिए, इसके लिए ना कई सारे अलग-अलग तरह के केसेस आते हैं। अब केसेस के बारे में बताऊँ या फिर जानकारी कैसे मिली, क्या किया गया था, बैकग्राउंड क्या था, ये सब बताऊँ? सब कुछ, उनकी जानकारी भी, उनका रूट कॉज कैसे मिला, और किस तरह से उसे इस मॉडलिटी से फायदा हुआ। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, उसमें क्या था कि काफ़ी टाइम हो गया था शादी हुए हुए और शादी के बाद जब भी उन्होंने चाहा कि उनके घर में बच्चा हो, उनके घर में किलकारियाँ गूँजें, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली। मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है? ना लड़के में, ना लड़की में। दोनों वेल सेटल्ड हैं, दोनों के दोनों जॉब करते हैं, दोनों के दोनों आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। दोनों के पेरेंट्स, दोनों के जो फैमिलीज़ हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हैं। पूरी कोशिश हो रही है और ऐसा भी नहीं कि उनकी कुंडली में कोई दोष है। जैसे होता है ना, कभी पितृ दोष होता है या फिर कोई ग्रहण दोष हो गया या कोई और अगर कोई विपदा होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका उस हिसाब से कोई किया जा सकता है, मतलब कोई उपाय किया जा सकता है, रेमेडी की जा सकती है। तो कुछ भी नहीं होता था। वो कई एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा चुके थे, वो कई जगह से काफ़ी हेल्प ले चुके थे, मेडिकल हेल्प ले चुके थे। तो बहुत सारी चीज़ें वो दब देखते-खाने के बाद मुझ तक पहुँचे। अब मेरे लिए ये कह सकते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास जो मोडालिटीज़ थी, वो मोडालिटीज़ अभी तक उन्होंने ट्राई नहीं की थी, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं थी उनके लिए। तो बड़ा संशय के साथ एक थॉट के साथ आए कि पता नहीं यहाँ से भी कुछ होगा या नहीं होगा, बट कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जा रहा है। तो जब उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई तो उसमें ये बताया कि वो अपनी पास्ट लाइफ चेक देखना चाहते हैं, ताकि वो जान सकें कि आफ्टर ऑल उनके घर में बच्चा क्यों नहीं आ पा रहा। अब पास्ट लाइफ की जब बात आई तो
मेरी उनसे पहले कन्वर्सेशन हुई, फ़ोन पे बात हुई। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखो, अब बच्चा होना तो हस्बैंड वाइफ दोनों के ही एफर्ट से होगा। अब इसमें वाइफ का अगर आप पास ऐड करवा रहे हैं, तो फिर ज़रूरी तो नहीं है कि उसी के कर्मस खराब होंगे, हस्बैंड के भी हो सकते हैं। कल को अगर ऐसा केस मेरे साथ पहले भी बहुत बार आ चुका है, मैंने पहले भी कई बार बताया कि कहीं ब्लेम गेम ना शुरू हो जाए। तो मैं एक का फास्ट सेव कर दूँ, उसी में कुछ निकल आए और उसके बाद वो बोले देखो तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है ऐसा। तुम मेरी किस्मत के लिए ठीक नहीं हो, मैं किसी और से शादी कर लूँ तो बच्चा हो जाएगा, तो डाइवोर्स हो जाए। मतलब वो बात भी दिमाग में रखनी पड़ती है। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के रहते हुए मैंने उनसे जो बातचीत की, तो मैंने उनको क्लियर करने की कोशिश की और उनका जो साइकोलॉजी थी वो भी समझने की कोशिश की कि आफ्टर वो चाहते क्या। अब जब उनसे मेरी क्लियर कर बात हुई तो यही बात हुई कि वो कहते हैं कि देखिए, आप अगर पास्ट लाइफ से पता चलता है और किसी के ऊपर भी आता है तो हम सब उसका इलाज चाहते हैं, हम सिर्फ रेमेडी चाहते हैं। हम किसी लिटिगेशन में या फिर किसी तरह की कोई ब्लेम गेम में जाना नहीं चाहते। सो द पॉइंट वाज़ क्लियर कि ब्लेम गेम नहीं होगी, कहीं कोई एक्सट्रीम स्टेप ना उठाया जाए, कहीं इसकी वजह से लाइफ ठीक करने के बजाय कहीं लाइफ और खराब करके ना बैठ जाए। तो बेसिकली मेरा तो मकसद ये होता है। तो क्योंकि वाइफ़ की रजिस्ट्रेशन थी तो वाइफ़ को हमने जब वो प्रिपरेशन के लिए अपना दिया कि आप प्रिपरेशन कीजिए, उसमें कुछ म्यूज़िक्स वगैरह शेयर किए जाते। तो उनका कहना ये था कि उनको ना बहुत एंग्ज़ायटी होती है। वो पहले तो रजिस्ट्रेशन करा ली, पर उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ना उस सेशन को परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगी। हस्बैंड की और प्रॉब्लम थी, उनको क्या था, इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी उनको। मतलब वो हर वक़्त सिगरेट ही पीते थे, बहुत सिगरेट पीते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि शायद मेरी आदतें ऐसी हैं जिसकी वज़ह से मैं नहीं कर पाऊँ। तो हस्बैंड भी करना चाहते हैं और वाइफ़ भी करना चाहती हैं, पर करने के लायक लगता है दोनों को कि हम दोनों ही नहीं हैं। तो अल्टीमेटली फैसला ये हुआ कि चलो आकाशिक करते हैं। तो जब आकाशिक किया तो आकाशिक के दौरान कुछ चीज़ें समझ में आई। अब मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या थी। हस्बैंड का किसी लड़की के साथ पहले रिलेशन रहा था। अब वो जो लड़की थी, जिसके साथ रिलेशनशिप रहा था, वो वाइफ़ की ही फ्रेंड थी, ठीक है? तो हस्बैंड वाइफ़ दोनों को पता, यानी कि वाइफ़ को पहले से मालूम था कि वो इनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, ठीक है? तो ये बात पता चली कि इन दोनों के बीच में जो एक ट्रायंगल बन रहा था, वो लड़की दोनों से कनेक्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ छुपा-ढका था, ये दोनों जानते थे क्योंकि बहुत पुरानी फ्रेंड थी, दोनों की फ्रेंड थी, कॉमन फ्रेंड थी। तो मैंने उस फ्रेंड के बारे में पूछा, तो कहते हाँ, हाँ, हमारी फ्रेंड थी और वाइफ़ ने बड़े हँसते हुए कहा कि हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ इनके साथ इनका रिलेशनशिप था और पर शादी मेरी किस्मत में लिखी थी तो मेरी शादी हो गई इनके साथ। तो जब ये बातें हुई तो उसके बाद मैंने उनसे और कई सवाल पूछे, क्योंकि जैसे-जैसे आकाशिक में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है वैसे-वैसे सवाल पूछते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या वो शादी में आई थी? तो कहते हाँ, शादी में आई थी। क्योंकि मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि वो लड़की इस समय इंडिया में रहती है और ये 2 कपल जो हैं ये दोनों वहाँ रहते हैं, कनाडा में रहते हैं और इनकी शादी भी कनाडा जाकर ही हुई थी। तो ये लड़की भी वहाँ पर गई थी। तो मैंने पूछा कि आपकी वो इतनी क्लोज़ फ्रेंड है कि आपने उसको स्पेशली बुलाया? कहते नहीं, बचपन की दोस्त है, ये बात अलग है। नहीं भी आती तो हम इतना उसको नहीं कहते, पर वो आई थी। तो वो काफ़ी खर्चा करके आई थी और आने के बाद उसने शादी अटेंड की। अब मैंने उनसे और सवाल पूछे। मैंने पूछा कि आप जब टेस्ट कराते हैं तो क्या पता चलता है? तो कह रहे कि पता ही नहीं चलता कि होता क्या है कि टेस्ट सब कुछ ठीक आते हैं, हस्बैंड के भी, वाइफ के भी। बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी निकल आती है कि कंसीविंग नहीं हो पाती। तो मैंने उनका आकाशिक किया तो उसमें ये पता चला कि जो वो शादी की जो रस्में हो रही थी, तो होता है ना कि हेयर ट्रीटमेंट करवाया जाता है या फिर हेयर कलर कराया जाता है, तो कुछ बाल टूट जाते हैं। तो उस लड़की ने जो दुल्हन थी, यानी कि अभी की जो मेरी क्लाइंट थी, उनके बालों को कलेक्ट किया था। उनके बालों को कलेक्ट करके एज़ अ डीएनए जो होता है, वो अपने पास रखा। इसके अलावा नेल वो किया जाता है ना, नेल आर्ट किया जाता है। तो नेल आर्ट के लिए पहले नेल्स को काटा जाता होगा। आई डोंट नो, मुझे इस बारे में पूरा पता नहीं है, तो जो उन्होंने बताया वो बता रहा हूँ आपको। तो नेल्स को जो काटा जाता है, तो नेल्स भी उन्होंने समेटे थे। जैसे कहते हैं ब्रश के साथ थोड़ा-सा कुछ कलेक्ट किया है, चलो मैं इसको बाहर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो वो बाहर फेंका नहीं, वो अपने साथ ही कलेक्ट करके ले गई थी।
अब उन्होंने ये बाल और ये नेल्स जो थे, ये किसी तांत्रिक को दिए। तो ये देखो आकाशी को पता चला, ये आकाशी को पता चला कि जब वो इंडिया आईं, इंडिया आने के बाद किसी तांत्रिक से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने उस तांत्रिक को दी। तो वो तांत्रिक को क्यों दिए मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली उनका रिलेशनशिप उस लड़के के साथ था। वो नहीं चाहती थी, क्योंकि अब सामने-सामने दिख गया कि रिलेशनशिप तो मेरा था। पर कहते हैं ना कि मैं मूव ऑन कर दी, तू क्यों मूव ऑन कर रहा है? तो वो ये चाहती थी कि जब इनकी शादी हो रही है, टूट भी जाए। तो उन्होंने क्या ज़रिया सोचा कि चलो जब इसका बेबी ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल तो सेपरेशन हो ही जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। और देखिए इंडिया, चाहे हम इंडियंस हैं, पर जब कनाडा में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को भी कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उनके लिए ये करना बहुत आसान था। होता है ना कि जब हस्बैंड वाइफ में वो रिलेशनशिप होने के बावजूद भी नहीं आगे बढ़ पा रहा, कहते हैं क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही, तो फिर हस्बैंड कहीं और कोई और पार्टनर ढूँढता है, वाइफ हो सकता है किसी और पार्टनर ढूँढे, अल्टीमेटली सेपरेशन हो जाए। तो वो उस लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो कॉमन फ्रेंड थी, जो उनके वो लड़की के नेल्स और बाल लेके आई। तो जिस तांत्रिक को उन्होंने दिया, उस तांत्रिक ने क्या किया कि जैसे एक डॉल बनाई जाती है, तो कहा जाता के बताते हैं ना, जैसे आपने कई बार कई मूवीज़ में या कहीं पे भी देखा होगा कि जब भी कोई तांत्रिक वगैरह करते हैं, खासकर काला जादू करते हैं, तो डॉल बनाते हैं। एक वशीकरण टाइप का होता है, उसमें डॉल बनाई जाती है। तो उस डॉल में क्या किया था कि उसके अंदर वो नेल्स जो थे लड़की के, उनको उस डॉल में ही चुभाया गया और लोअर एब्डोमेन साइड में ही किया गया, ताकि उसकी जो बच्चेदानी है उसमें वो चुभ जाए। और उसके साथ जो तंत्र विद्या की गई और फिर जो बाल थे, बालों को पूरा उसके ऊपर लपेटा गया, राख जैसे किया जाता है। तो ऐसा करके उनका जो, जैसे कहते हैं ना, बच्चादानी या फिर जो उसको बाँधा गया, ताकि वो अपनी जो सृजना है, वो ना कर सके। यानी बच्चे में जन्म ना दे सके। इसीलिए अव्वल तो बच्चा टिकता नहीं था और या फिर 1-2 मिसकैरेजेज़ हुए थे। वो फैमिली इतनी परेशान थी, उनके लिए अभी तो यही पता चला कि चलो ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद अब करें क्या? अब वो लड़की उनके उस कॉन्टैक्ट में नहीं है। मतलब फ्रेंड सर्कल तब तक ही रहता है जब तक आप सेटल नहीं हो जाते। वो भी मूव ऑन कर रही थी, पर इनके लिए ये एक गड्ढा खोद रही थी। अब वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, ना उससे बात की जा सकती है वगैरह-वगैरह। तो ख़ैर ये पता भी बाद में चला कि उसने करवाया कैसे था। पहली चीज़ तो हमें ये पता चली कि हाँ, उसने ऐसा करवा रखा है, ऐसा हो रखा है। अब तांत्रिक को तो ढूँढा नहीं जा सकता, ठीक है? तो अब उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए हीलिंग की गई। अब ब्लैक मैजिक की जो हीलिंग की जाती है, दैट इज़ वेरी रिगरस, बहुत रिगरस होती है। उसमें आप मान के चलिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक भी लग सकता है। अब वो बेचारे जब इतना ज़्यादा ऑलरेडी टाइम खराब कर चुके हैं, उनको पहले से दिख रहा है कि हमारी शादी को इतना टाइम हो चुका है, हमारे बच्चा नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि वो 1 साल का टाइम निकाल पाएँगे या नहीं निकाल पाएँगे। तो ये केस बहुत ही यूनिक सा था, बहुत अजीब-सा था। तो एक चीज़ तो हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी आप अपने नेल्स, अपने बाल ऐसे ही ना फेंक दें या फिर ऐसे ही उनको इग्नोर ना करें। अगर आपको दिख रहा है कि आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं या फिर कोई नेल्स वगैरह कहीं पर काट रहे हैं, तो उसको खुद डिस्पोज़ करें, किसी और पे मत छोड़ दें। कोई पता नहीं कब उसका मिसयूज़ कर ले। सो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि फिर हमने हमने उनकी हीलिंग की। हीलिंग करने के बाद जैसे अब जैसे कहते हैं ना कि तांत्रिक का कनेक्शन बना था उनसे। अब तांत्रिक लोग रोज़-रोज़ तो काम नहीं करते ना। तांत्रिक, ये देखो ब्लैक मैजिक कैसा होता है, जैसे मान लीजिए एक नलका है, ठीक है? नलका है तो नलके को ऊपर से खोल दिया, किसी फैमिली के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर जब खोल दिया, तो उसका जैसे वो घुमाने वाला होता है ना, जहाँ से वो ऑन ऑफ होता है, तो वो निकाल के फेंक देता है, यानी कि इसको अब बंद नहीं किया जा सकता। अब जो जिस इंसान पे उसको खोला गया, तो वो समझिए एक बकेट की तरह, ठीक है? वो भरे जाते हैं, वो भरे जाते हैं। अब वो कई बार क्या होता है कि लोग ना किसी के पास चले जाते हैं कि आप उनको पता चल जाता है कि उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप इसका कोई तोड़ निकालिए। जब तोड़ निकाला जाता है तो उस बाल्टी को खाली कर दिया जाता है। एक तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खाली कर दिया। अल्टीमेटली बाल्टी तो वैसी-वैसी रख दी। वो जो ब्लैक मैजिक था वो तो अभी भी चालू है, वो तो बंद नहीं हुआ। वो बाल्टी भरती चली जा रही है। यानी कि उसको रोकने के लिए बीच में एक हमें प्रोटेक्शन बनानी पड़ती। वो प्रोटेक्शन पहले बनती बिल्कुल काँच की तरह। अब काँच की तरह बनेगी तो इसका मतलब बार-बार टूटेगी, क्योंकि जो फ़ोर्स से आ रहा है वो तो बार-बार अपना हिट करेगी ना, और जो आपकी हीलिंग कर रहा है वो भी फ़ोर्स लगा रहा है, तो बार-बार टूटेगी।
उसके बाद वो बनेगी फाइबर की तरह, अल्टीमेटली लास्ट में वो स्टील की तरह बनती है। तो जब स्टील की तरह बन जाती है तो वो जो फोर्स आ रही थी कांटे की वो वापस चली जाती है और उस क्रिया को बंद कर देती है, बर्स्ट आउट कर देती है, खत्म कर देती है। तो उनकी जब हीलिंग की गई तो पहले तो वो ये सोच रहे थे कि हम 1 साल दे पाएँगे। तो मैंने कहा देखो आपने इतना कुछ तो ट्राई कर लिया। तो अगर आपको 1 साल देना है तो सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ़ 1 साल नहीं देना, आपको अपना विश्वास भी देना। जब आप अपना विश्वास दे रहे हैं तभी आपका काम जो है वो सिद्ध होगा। ठीक है? आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, कहते हैं कि पहले ऋषि महर्षि जो थे वो बहुत सारी सिद्धियाँ किया करते थे। हाँ जी, ठीक है। तो क्या उनको सिद्धि करने से एकदम से फल मिल जाता था, तथास्तु हो जाता था? उसके बीच में, उस सिद्धि के बीच में उनके भी बहुत सारी परीक्षाएँ हुआ करती। कभी भगवान उनको किसी न किसी इम्तिहान में फँसा ही देते थे। तो उनको वो इम्तिहान पास करना होता था। इसी तरह से जब भी हीलिंग चलती है, ऐसे खासकर ऐसे मैटर्स पे, तो डेफ़िनेटली उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उनके सामने कोई हार्ड सिचुएशन आती ही आती है, क्योंकि अगर हार्ड सिचुएशन आएगी तभी वो उनका इम्तिहान होगा और इम्तिहान होगा तो फिर उनके बिलीव की असल परीक्षा होगी। तो ये बातें मैंने उनको बहुत क्लियर बताई। अल्टीमेटली उन्होंने विश्वास किया। पर उनकी हीलिंग 1 साल में ख़त्म नहीं हुई, तकरीबन 8 से 9 महीने में ख़त्म हो गई, क्योंकि वो जितना हमें उम्मीद थी, उससे कम सा टाइम में ही सब कुछ अच्छा हो गया। कंसीविंग की खबर मिली और सब कुछ अच्छा हुआ। बेबी भी हो चुका है, सो आई एम रियली प्लीज़्ड टू लेट यू नो कि उनका बेबी हो गया है और जो दुआएँ वहाँ से आई थी, जो उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया था, वो मेरे लिए किया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसका हकदार मैं नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ़ वो काम किया था, जो मेरे को करना चाहिए था। एक्चुअली वो ग्रैटिट्यूड भगवान की तरफ होना चाहिए कि जिन्होंने उन्हें वो साधन दिखाया, जिनकी वजह से ये चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई और डिस्क्लोज़ ही ना हुई होती, तो फिर ये ठीक भी ना हुआ होता। तो मैं उसका श्रेय मैं खुद को कुछ नहीं दूँगा, मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि जब भगवान आपको बचाना चाहते हैं, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। तो मैं इस केस को नॉर्मली कैसे रेफ़र करता हूँ कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। वो दोनों की दोस्त थी, तो उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई और लड़के के साथ उनका जो रिलेशनशिप था, वो प्यार का था, उन्होंने वो प्यार भी नहीं निभाया। प्यार तो वो होता है कि अपने आप पे आँच ले लो, जिससे प्यार करते थे वो उसके ऊपर भी गलत ना हो। पर यहाँ पर तो दोस्त के साथ भी गलत किया और प्यार के साथ भी गलत। तो मैं इस केस को दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, उस नाम से याद रखता हूँ। और ज़्यादातर ना ऐसा ही होता है, जितने भी लोग ऐसे ब्लैक मैजिक करवाते हैं, ऐसे कुछ मतलब फैमिली में या फिर दोस्तों के साथ ऐसा करवाते हैं, वो कहीं न कहीं अपने ही होते हैं, कहीं नज़दीक के ही होते हैं। किसी अनजान को किसी अनजान के बारे में पता भी नहीं होगा, तो वो किसी और के लिए क्यों करवाए? तो ज़्यादातर ऐसे करवाने वाले आपके नज़दीकी, आपके करीबी होते हैं। मैं किसी पे शक करने के लिए नहीं कहूँगा, पर हाँ, आपको सावधान रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, इसलिए मैं केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको उनका रूट कॉज़ यानी कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, जो मेडिकल कंडीशंस में भी नहीं आ रहा था और आपको रूट कॉज़ आपको आकाशिक से मिला। क्या वो जन्म पत्री जो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हैं, वहाँ से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते कि काला जादू है? देखिए, भगवान कभी भी किसी को जब जन्म देते हैं, तो उसको कर्म के हिसाब से उसको ऑलरेडी उसका भाग्य दे देते हैं, कि आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इसके लिए आप हमेशा तड़पते ही रहोगे, ठीक है? ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। उन्होंने तो पहले आपको कर्मों के सिद्धांत पे आपको भेज दिया ना, आपकी लाइफ में सब कुछ लिख दिया। पर ये तो अब आपकी विश है ना, आपकी फ्री विल है कि आप किसी से प्यार का इज़हार करते हो या प्यार वाले आप फीलिंग्स रखते हो, किसी के साथ ईर्ष्या की फीलिंग्स रखते हो, कैसी फीलिंग्स रखते हो? और जब ईर्ष्या की फीलिंग्स आती हैं, तो उसको वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करते हो या फिर एक एक्सट्रीम स्टेप किसी पे ब्लैक मैजिक करते हो? जब किसी पे ब्लैक मैजिक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये आपकी फ्री विल है ना, आप क्या गलत स्टेप उठा रहे हो? उसी तरह से जिस पे ब्लैक मैजिक हुआ, क्या उसकी कुंडली में भी ऐसा लिखा होगा कि हाँ भी आपके ऊपर वो ईर्ष्या रखेगा इसलिए आप पे ब्लैक मैजिक कराएगा? तो ये इंसान की फ्री विल पे आ जाता है। ये कभी भी कुंडली में नहीं लिखा होता, ये कभी भी कुंडली से डिटेक्ट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को नहीं। मतलब कभी भी काला जादू जैसे अगर हम कुंडली की बात करें, आपकी अच्छी शुभ ग्रहों की अगर दशा चल रही है, तो तब भी काला जादू हो सकता है उनके ऊपर?
नहीं, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर अगर आपका ऑरा वीक है, देखिए जब ऑरा वीक होता है ना, अब जैसे लाइफ है, क्या अब हम कुंडली की बात करते हैं, उसमें जो दशाएँ दी गई हैं वो 120 साल की दी गई है, ठीक है? उसके बाद वो रिपीट होती है। अब आज की डेट में इतना जीता भी कौन है, देखा जाए तो, ठीक है? अब 120 साल के बीच में कुछ-कुछ ऐसे आपके योग बनते हैं, आपकी दशाओं के हिसाब से, जब आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेस आएगा। यानी कि उस समय में आप थोड़े से वीक हो जाते हैं। स्ट्रगल होगा, इसका मतलब वीक होंगे आप। अगर वीक हैं आप उस समय, तो इसका मतलब आपका ऑरा भी वीक हो रहा है। तो वो कैसे कॉम्बिनेशन है? जैसे आप मान लीजिए शून्य में राहु या फिर सूर्य में केतु। वहीं पर राहु में सूर्य, राहु में चंद्र, राहु में केतु, राहु में गुरु, ऐसे भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। पर हमेशा ही ऐसे खराब हों ये ज़रूरी नहीं है। ये प्लेसमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है? राहु केतु का कॉम्बिनेशन बुरा भी माना जाता है और अच्छा भी माना जाता है। जबकि राहु केतु जो सब वो करते हैं पर भी दिक्कतें तब भी दिक्कतें क्योंकि कहाँ पर बैठे ये नहीं पता ना। फिर राहु और गुरु, वैसे गुरु चंडाल योग बनाते हैं। बट कई बार ये बहुत फ्रूटफुल भी होता है। हर किसी की कुंडली में डिपेंड करता है, क्या प्लेसमेंट लेके बैठा है। तो मतलब कई बार ऐसे कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में बन जाते हैं दशाओं के हिसाब से या फिर आपकी गोचर के हिसाब से कि उस समय में आपका ऑरा वीक हो सकता है और जब ये वीक होता है और उसी समय पे क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ थोड़ी-सी खराब चल रही होती हैं, उसी समय पे अगर आपके ऊपर कोई ईर्ष्या की वजह से कोई गलत काम कर देता है, तो वो आप पे बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट करता है, आपकी लाइफ़ को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे कर देता है कि जैसे सूर्य तो निकला हुआ है, पर सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही। तो उस तरह से आपके साथ कर देता है कि आपको हमेशा लगेगा सूर्य इतना निकला हुआ है, पर अंधेरा क्यों है मेरे आस-पास? तो ये मैं एक बात जो कर रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा एक मतलब निकलता है। हर किसी को मैं आप पॉडकास्ट के ज़रिए हर चीज़ का मतलब नहीं समझा सकता। पर हाँ, क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये बताऊँगा कि आपकी लाइफ़ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जब आपका ऑरा वीक होता है, कुंडली के हिसाब से। पर उस समय पे अगर आप पे कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, तो आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो कौन से ग्रहों को शुभ माना जाता है? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी ग्रह जो है वो शुभ या अशुभ ऐसे नहीं माना जाता। वो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से माना जाता है। पर हाँ, गुरु और शुक्र को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, ज़्यादातर बुध जो होता है वो सूर्य के साथ ही बैठता है। तो उसी की पावर्स को लेकर आगे वो ट्रांसमिट करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो कहाँ बैठा है। कहीं ज़रूरी नहीं है कि एक ही हाउस में सूर्य और बुध बैठे होंगे। कई बार अगले-पिछले हाउसेज़ में भी होते हैं। तो अगले हाउस में अगर मान लीजिए बुध है और उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु बैठा हुआ है, तो उसका इफ़ेक्ट अलग तरीके का होगा, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है। आप इसके लिए कह दो कि राहु हमेशा खराब होता है, केतु हमेशा खराब होता है। राहु और केतु तो स्पिरिचुअलिटी में लेके आते हैं। उन्हीं की प्लेसमेंट सब स्पिरिचुअलिटी में लेके आती है। पर यही राहु और केतु ये आपका पितृदोष का कारण भी बनाते हैं, ग्रहण दोष का कारण भी बनते हैं, ठीक है? पिशाच योग का कारण भी यही बनते हैं। विष योग का कारण भी बन सकते हैं कई बार। इवन दो विष योग का जो कॉम्बिनेशन है वो चंद्र और शनि को माना जाता है। पर उसके ऊपर कई बार क्या होता है कि उसका इफ़ेक्ट भी आ जाता है क्योंकि वो वक्रीय चलता है राहु, तो वो और कितना उसको खराब कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है। तो हर चीज़ को ना कुंडली के हिसाब से बताया जा सकता है। आप बोले कि ये हमेशा खराब ही होंगे, ये हमेशा अच्छे ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। यानी कि वे कह सकते हैं कि अगर किसी वीक प्लैनेट की दशा चल रही है तो उसमें काला जादू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे अभी आपने पिशाच योग के बारे में बात की। तो वो ऑलरेडी कुंडली में भी परेशानियाँ लिखी थी और किसी और ने काला जादू कर दिया, तो उस वज़ह से उसकी परेशानियाँ डबल ट्रिपल बढ़ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा केस बताया आपने कि लोग काला जादू के माध्यम से किसी की संतान को होने से भी रोक सकते हैं। सर संतान को होने से रोक सकते हैं, हो चुकी संतान को मरवाने की कोशिश भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसे मंदबुद्धि बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं बट नॉट बहुत, बहुत गलत सोचते हैं लोग। कभी आपके पास हुआ है जैसे आपने कहा कि संतान को मरवाने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी कोई केस आया है कभी आपके पास? देखिए केसेस तो ऐसे बहुत सारे कुछ केसेस के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस भी किया था, पर फिर उनके पेरेंट्स ने मेरे को मना कर दिया कि आप हमारे केस को वहाँ पर मत बताइए। अब एक केस ऐसा है जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। एक अगर आप अलाउ करें। हाँ जी, हाँ जी। जी, बताइए।
देखिए, एक केस ऐसा था जिसमें कि जो पेरेंट्स थे वो यूपी में कोई जगह पर, आई गेस सुल्तानपुर पड़ता है कोई जगह, लखनऊ से आगे। उसके पास कोई और जगह है, मेरे को अब नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरे को इतना याद है सुल्तानपुर के पास से वो आए थे। उनके साथ क्या हुआ था कि वो काफ़ी संपन्न फैमिली थी, ठीक है? और बिज़नेस था, बहुत अच्छा बिज़नेस था, और उनके घर से कोई गवर्नमेंट टीचर्स भी थे, तो मतलब बहुत बड़ी एक जॉइंट फैमिली थी। अब उस फैमिली में ना वो बच्चा हुई, सिर्फ़ एक ही का बच्चा हुआ, लाड-प्यार से पल रहा है, ठीक है? बहुत लाड-प्यार से पल रहा है। अब जिसका बच्चा हुआ, तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा चलो बच्चा इतना बड़ा हो जाए तो हम उसका मुंडन कराएँगे, वैष्णो देवी जाएँगे। होता है ना कि भाई वैष्णो देवी जाएँगे। तो जब तक वैष्णो देवी जाने की बारी आई, तब तक क्या हुआ कि जो देवरानी थी, उसके घर भी बच्चा हो गया, ठीक है? अब उनका भी बच्चा हो गया तो उन्होंने थोड़ा-सा डिले कर दिया कि चलो अभी नहीं जाते, 1 साल बाद चले जाएँगे। तो चलो उन्होंने जब प्लान आउट किया कि चलो इस छोटे बच्चे को भी लेके जाएँगे ताकि 1 साल का हो जाए वो भी, तो पूरी फैमिली गई वहाँ पे। अब वहाँ जाके जी उसका मुंडन करवाया गया, ठीक है? और जो देवरानी थी, उसका देखिए कि उसने क्या किया कि उसने उस बच्चे के मुंडन के जो बाल थे, उनको भी करेक्ट किए। अब होता है ना कई बार कि आप मुंडन के बाल जो होते हैं वो कलेक्ट किए कि हम इनको गंगा प्रवाहित करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। उसमें से उसने कुछ चंक जो था वो बालों का रख लिया और आने के बाद किसी तांत्रिक को देकर क्या करवाया कि ये बच्चा जो है अभी जैसे होता है ना स्कूल में, जैसे प्ले स्कूल वगैरह में बच्चे होते हैं, तो वहाँ काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी उसकी प्रेज़ होती थी कि ये बच्चा एक्टिव है, कलर्स पहचान लेता है, एबीसीडी सीख गया है, स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन जो होती है वो सीख गया है। तो मतलब बच्चा पढ़ने में भी अच्छा और कुंडली के हिसाब से भी वो बहुत अच्छा था। तो अब देवरानी को ये था कि घर का सबसे समझदार बच्चा मेरा होना चाहिए। तो उन्होंने तांत्रिक को ये उसके बाल देकर क्या करवाया कि ये बच्चा मंदबुद्धि हो जाए। इसे बच्चा छोटे बच्चे के साथ भी चली थी। तो बच्चा मंदबुद्धि हो जाए। उसको जब उन्होंने ये करवाया तो उसके कुछ समय बाद उसको ऐसे हो गया जैसे बच्चा उम्र में तो बढ़ रहा है, पर उसकी हरकतें नहीं चेंज हो रही। जैसे अब बच्चा देखो, एक बात को समझिए आप, 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है? वो नर्सरी में था, तब भी वैसे ही था। केजी में आया, तब भी वैसे ही था। उसको कहाँ पहले कहा जाता था बहुत एक्टिव बच्चा है, कहाँ और ठहर-सा गया। उसको वाणी दोष भी हो गया, यानी कि अब वो जो बोलता था, वो समय में नहीं आता था पेरेंट्स को। उनको लगता था बोल क्या रहा है ये? पहले तो अच्छा बोलता था, अब क्या हो गया उसको? नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड ऐसे करते-करते वो 5th क्लास तक पहुँच गया, ठीक है? तो 5th क्लास तक जब पहुँच गया, तो उनको अब तक तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो कहते हैं ना कि डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर से पता चला जी कि इसको तो ऑटिज़्म हो गया, ठीक है? तो वो ऑटिज़्म उनको पता चला। अब उनको ये था कि ऑटिज़्म क्यों हो गया हमारे बच्चे को? हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए? तो ये केस मेरे पास ये इसलिए आया था क्योंकि उस बच्चे को ऑटिज़्म थी, अच्छा। ठीक है? तो जब ऑटिज़्म के लिए आया तो अब फिर वही बात है कि घर में जब अकेला-अकेला बच्चा था, माँ-बाप दोनों उसके लिए इतने कंसर्न्ड हैं, तो वो दोनों ही डिप्रेस से हो गए थे। जैसे कहते हैं ना कि अ, चेहरे की जो खिलखिलाहट होती है वो खत्म हो गई थी। तो जब वो आए तो कहते कि हम दोनों नहीं कर पाएँगे तो आप आकाशिक ही कीजिए। अब आकाशिक किया तो मैंने उसे, ये कहते हैं ना कि आप कनेक्ट होते हो तो आपको पता चलता है। तो मेरे को पहला दृश्य जो दिखा वो दिखा वैष्णो देवी के पास जो नीचे मुंडन होते हैं, वहाँ का। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा कि आपने क्या वैष्णो देवी जाके वहाँ पर जाके मुंडन करवाया था? तो कहते हाँ, हमने वहीं जाके करवाया था। फिर मैंने पूछा, मैं कहा कि आपने बालों का क्या किया था? तो कहते भी हम कलेक्ट करके ले गए थे कि हम गंगा प्रवाहित करेंगे। तो मैं कहा नहीं, वो सारे तो प्रवाहित नहीं हुए, हम तो किसी तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक के पास गए तो उसी ने ऐसा किया हुआ। तो उनको एक तरफ तो सेटबैक ये लगा कि हम तो सारे सिर्फ परिवार वाले गए थे। हमारे परिवार में से ऐसा कौन निकल आया जिसके मन में ये ईर्ष्या थी कि ये तांत्रिक को जाके बाल पहुँचा दी। सोचिए ना, कौन गए होंगे?
सास-ससुर, बेटा-बहू, उनका बच्चा, बेटा-बहू, उनका बच्चा और 1-2 रिश्तेदार और होंगे। यानी सारे के सारे तो क्लोज़ वन थे, ज़्यादातर मामा-मामी गए होंगे। कौन है ऐसा जो तांत्रिक के पास पहुँचा देगा बात? उन्हीं में से कोई पहुँचा सकता है। तो सबसे पहले तो उनको ये लगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ? और विश्वास ना करने की भी कोई ऐसी नहीं बन रही थी, क्योंकि मुझे कैसे पता होगा कि वो वैष्णो देवी आके करवा के आए? तो वो भी तो आकाशिक से ही पता चला। तो जब मैंने ये बातें बोली तो वो विश्वास भी कर रहे थे, पर इस चीज़ पे बहुत अचंभित थे कि हमारे परिवार में ऐसा कोई है। फिर उसके बाद उनको एक पॉज़िटिव फीलिंग भी आई कि अगर ये हुआ है तो क्या इसका कोई तोड़ है? तो मैंने कहा हाँ, हीलिंग से हम कर सकते हैं इसको ठीक। तो ये एक उनके लिए रे ऑफ होप थी कि अगर इसे बिगाड़ा जा सकता है तो इसे सुधारा भी जा सकता है। बहुत विश्वास लेके आए थे क्योंकि उनको किसी ने रेफ़रेंस दिया था। तो वो किसी रेफ़रेंस की वज़ह से आए थे मेरे पास। तो जब कोई रेफ़रेंस के साथ आता है तो इसका मतलब वो किसी न किसी का अच्छा होता हुआ देखा होगा, तभी उसको उम्मीद जागी होगी, तभी वो आया। वो पूरा विश्वास लेके आए थे। तो जब वो आए तो ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई और बताने के बाद फिर उनका सिंपल सा यही था कि आप जो मर्ज़ी करो, हमें बच्चा ठीक चाहिए। आप इसके ऊपर जो हीलिंग करनी है, जैसा करना है आप करो। तो मतलब मेरे को ये बोलना नहीं पड़ा कि हीलिंग करनी पड़ेगी, वो खुद ही बोलने लग गए कि आप इसको ठीक कर सकते हो, हमें पूरा विश्वास है, आप हीलिंग करो। आपने उसके लिए भी ये किया था, वो तो ठीक हो गया, तो आप हमें हमें भी ठीक कर सकते हो। मतलब वो मुझे नहीं बोलने दे रहे थे, वो खुद ही बोले जा रहे थे। तो उनकी ये मतलब परिस्थिति थी। कभी वो सोच में पड़ जाते कि हमारे साथ ये करने वाला कौन है? और कभी वो बोलते हैं कि नहीं आप ही ठीक करोगे, आप ही ठीक करोगे, आप ही ठीक। तो मतलब विश्वास के लिए मुझे उनको बोलना नहीं पड़ा, विश्वास उनके अंदर पहले से बहुत था। तो उनका जब केस लिया तो फिर वो भी ठीक हुआ एंड फॉर्च्यूनेटली अब उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बच्चा अब 6th के एग्ज़ाम्स शायद दे रहा है। पर हाँ, स्कूल से उनको जो फीडबैक आया वो यही आया है कि अब इसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट है। इवन दो क्योंकि बच्चे के पिछले आप समझिए ना नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक तो पूरा उसका टाइम पीरियड खराब गया था। तो उन्हें उसे ट्यूशन्स के ज़रिए बचपन से टेबल्स तक से उसको पढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि बच्चा बहुत लेट हो गया, ठीक है? वो एक उम्र में रुक गया, तो वो उसको शुरू से पढ़ाना पड़ रहा है। पर स्कूल वालों का ये कहना है कि वो एक क्लास का पढ़ने लायक नहीं था 5th क्लास तक। तो आप पीछे से इतना जो पढ़ा रहे हो, वो भी वो अटेन कर पा रहा है, रिकवर कर पा रहा है, तभी तो एग्ज़ाम्स में पास हो पा रहा है। चाहे अभी मार्जिन्स में हो रहा है, पर कर पा रहा है। इसका मतलब कि वो हीलिंग उसको लग रही है। तो मैंने उनको पिछली बार बोला था कि देखिए ब्लैक मैजिक रिमूव हो चुका है। अब आप चाहें तो आप उसको हीलिंग को बंद कीजिए। और उनका ये कहना है कि आप ब्लैक मैजिक रिमूविंग हीलिंग रोको, तो अब बच्चे के ऊपर हीलिंग इस चीज़ की दो ताकि अब वो फुली रिकवर हो और कभी भी दोबारा ऐसा ना हो। तो वो जो हीलिंग की गई थी अब परिवार के लिए की गई थी एंड अल्टीमेटली जब उसका उद्यापन किया गया ब्लैक मैजिक वाली जो हीलिंग होती है उसका, तो ये भी पता चला कि वो करने वाला दिखता कैसा था एंड दे रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। तो ये भी केस आया। तो मतलब बच्चे को मंदबुद्धि बनाने वाला केस भी आया। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, मतलब अलग-अलग तरह के लोगों की पता नहीं क्या थॉट होती है, क्या थॉट कितना कितना गंदा से गंदा सोच सकते हैं। बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। आपने जो दोनों केस अभी यहाँ पे बताए, आपने बताया कि काला जादू के माध्यम से ये केसेज़ आपके पास आए और उस काला जादू उनका दूर हुआ हीलिंग के ज़रिए। जी। जब ये आप हीलिंग यूज़ करते हैं, तो वो हीलिंग की क्या टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं जिससे लोगों को आराम मिलता है? देखिए एक बात को समझिएगा, जब किसी के साथ ब्लैक मैजिक हुआ होता है तो इसका मतलब उसके अंदर की एनर्जी ब्लैक हो चुकी है, राइट? उसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी वो ब्लैक हो चुकी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसके अंदर से सारी की सारी एनर्जी वाइप आउट कर दें। यानी कि हमें उसके अंदर की एनर्जी को रिप्लेस करना है पॉजिटिव एनर्जी से। उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल होता है वो होते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है? अब क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो नेगेटिव एनर्जी को खींचता है और साथ ही साथ जहाँ से वो खींच रहा है वहाँ पर वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी देता है। अब एक बात को समझिए, मान लीजिए ग्लास है, अब ग्लास में पानी है, अगर पानी गंदा है तो अगर उसको निकाला जाए तो इसका मतलब ग्लास खाली हो रहा है। पर अगर मैं ये कहूँ, अगर ग्लास खाली हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर पानी नहीं।
अगर वहीं पर मैं ये कहूँ कि नहीं, हम जितना ग्लास में से पानी निकालेंगे गंदा, उतना ही हम दूसरे स्ट्रॉ से अच्छा पानी, साफ पानी उसमें ऐड करेंगे। यानी कि जो पूरा ग्लास काले पानी का था, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ग्रे हो जाएगा। ग्रे होता, 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 होता उसके अंदर डार्क या ब्लैक कलर के क्षण कम बचेंगे, उसके कण कम बचेंगे, तो बेटर होता चला जाएगा, ग्रे कलर भी जो है कभी न कभी साफ हो जाए, राइट? उसी तरह से इंसान के अंदर भी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसके अंदर वो क्रिस्टल्स के साथ हम क्या करते हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी को खींचने के लिए ग्रिड बॉक्स बनाते हैं। इसमें भी कई तरह के क्रिस्टल्स लगाए जाते हैं, स्पेसिफिकली सोच समझ के लगाए जाते हैं क्रिस्टल्स का, उसके साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए। तो जब वो कनेक्शन जोड़ा जाता है, तो उन क्रिस्टल्स का काम क्या होता है कि वो उसके अंदर से उस नेगेटिव एनर्जी को खींच रहे हैं और उसके अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हैं। और क्रिस्टल्स का भी तो अपना एक मापदंड होता है, एक समय, एक सीमा होती है। अब ज़्यादातर जो हम क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, वो 1 महीने में इतना एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं कि हमें अब उन क्रिस्टल्स को डिस्पोज़ करना पड़ता है। देखो, अब ये तो नहीं हो सकता कि आपकी नेगेटिव एनर्जी निकाली और मैं वो किसी और पे लगा, तो उसे हमें, क्योंकि क्रिस्टल्स आते हैं पानी से, ठीक है? तो पानी से आते हैं, तो उसको हम पानी में ही डिस्पोज़ कर देते हैं, बहते पानी में डिस्पोज़ कर देते हैं। तो उसकी जगह हमें नए क्रिस्टल्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई, उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें चलती हैं। ज़्यादातर उसमें कुछ अलग तरह की लकड़ियाँ होती हैं, कुछ अ, आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्वर्ण भस्म होती है, मोती भस्म होती है। अब सोचने वाले तो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये भस्में क्यों डाल रहे हैं? अरे बात को समझिए, अगर मैंने वो ग्रिड बॉक्स का कनेक्शन आपके साथ जोड़ा हुआ है और आपके अंदर मान लीजिए ब्लैक मैजिक है, तो वो ब्लैक मैजिक आपको कहाँ-कहाँ से तोड़ेगा? वो ब्लैक मैजिक आपको फिज़िकली तोड़ेगा, आपको इमोशनली तोड़ेगा, आपको फाइनेंशियली तोड़ेगा, आपको मेंटली तोड़ देगा। तो ये जो भस्में होती हैं, ये इसमें इसलिए डाली जाती हैं ताकि उससे आपकी जो मेटाबॉलिज़्म है, यानी कि फिज़िकल एनर्जी है, उसको ठीक किया जाए। आपके आपके इमोशंस को ठीक किया जा सके। तो ऐसी चीज़ें भी डाली जाती हैं, जिससे आपके इमोशंस को ठीक किया जा सके, आपकी मेंटालिटी को ठीक किया जा सके, और यहाँ तक कि जब आप हीलिंग के दौरान या हीलिंग के बाद आप अपनी फाइनेंशियल हालत में भी सुधार पाओ। क्योंकि हीलिंग कोई ये तो है नहीं कि बोला तो कर दी। क्रिस्टल्स महँगे आते हैं, सामान महँगा आता है, आपका खर्चा हो रहा है। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए कि जब आप खर्चा करो, तो उसके अलावा आपका कोई ऐसा सोर्स भी तो बने, कुछ ऐसी ऐसी इनकम तो बढ़े ताकि आप वो कर सको। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल को जब हीलिंग के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, तो आपको दिखे तो सही कि भई ये हर इंसान अपने आप को किन मानदंडों पे देखता है। मैं फाइनेंशियली कैसा हो गया, मैं फिज़िकली कैसा दिख रहा हूँ। उसे फ अपने इमोशंस और अपनी मेंटालिटी बाद में समझ में आती है। तो ये जो मापदंड है, ये जो पैरामीटर्स हैं, उनको ठीक करने के लिए हर तरह की चीज़ों को, हर तरह के इंग्रीडिएंट को डाला जाता है। कई बार हमें वो ग्रिड बॉक्स अपने पास एज़ अ हीलिंग के लिए ही रखना होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वो ग्रिड बॉक्स, एक और ग्रिड बॉक्स मतलब कि हमें उनके घर में पहुँचाना पड़ता है। तो ऐसा भी होता है। और भी कई तरह के चेंजेज़ होते हैं, और भी कई तरह की हीलिंग्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की हीलिंग होगी। कई बार तो सिर्फ़ अपनी तरफ से हीलिंग देनी होती है, जैसे लेकिंग के बारे में बताया गया। उसमें सिर्फ़ सिंबल्स लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अलग-अलग तरह की हीलिंग्स होती हैं। मैं हर चीज़ के बारे में एक बार में नहीं बता पाऊँगा। पर हाँ, ब्लैक मैजिक के लिए स्पेसिफिकली बहुत सामान लगता है और उसमें समय भी लगता है। यानी कि हीलिंग्स की कई मोडालिटीज़ हैं और हम जिस तरह की प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से हीलिंग देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि ब्लैक मैजिक के ज़रिए भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे लाइफ में, लेकिन साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। सर ने हमें दोनों एग्जाम्पल दिए कि ब्लैक मैजिक की वजह से कितनी परेशानियां आई, हीलिंग करवाने के बाद लोगों को किस तरह से फायदा हुआ। तो कभी भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सही दिशा में जाने की। तो चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं तक के लिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे।